नमस्कार बच्चों। आज हम आपके व्यावसायिक अध्ययन पुस्तक के 11वें अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले भाग में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ को जाना, हमने उसके लाभों के बारे में विस्तार में चर्चा की व हमने यह भी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कैसे घरेलू व्यवसाय से अलग है। भाग के अंत में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के दो मुख्य तरीकों के बारे में चर्चा की। एक था आयात व निर्यात व दूसरा संविदा निर्माण। आज का यह भाग हम उसी बिंदु को आगे जारी करते हुए शुरू करेंगे, जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के दो अन्य मुख्य तरीकों पर चर्चा करेंगे। इनमें से सबसे पहला तरीका है लाइसेंस व मताधिकार, जिसे फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है। लाइसेंस प्रदान करना एक ऐसी अनुबंधीय व्यवस्था है जिसमें एक फर्म बाह्य देश के दूसरी फर्म को एक फीस के बदले में, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है, उसके बदले में अपने पेटेंट अधिकार, व्यापार के रहस्य या फिर तकनीक दे देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक फर्म है जो अपनी वस्तुओं के विशेष गुणवत्ता के कारण, उसके पेटेंट अधिकार या उसके व्यापारिक रहस्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाजार में एक विशेष स्थान रखती है। यदि ऐसी फर्म अपने व्यापार को अन्य देशों में फैलाना चाहती है तो लाइसेंस के रास्ते वह यह करेगी कि वह किसी अन्य देश की फर्म को अपने व्यापारिक रहस्य या पेटेंट आदि का उपयोग करने की अनुमति दे देगी। इसके लिए ये दोनों फर्में आपस में एक अनुबंध करेंगी। वह फर्म जो अन्य देश की किसी फर्म को अपना यह लाइसेंस व अधिकार प्रदान करती है उसे हम लाइसेंस प्रदानकर्ता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि इसमें एक फर्म अन्य देश की किसी फर्म को अपने व्यापारिक रहस्य या व्यापार से जुड़े हुए कुछ विशेष अधिकारों को उपयोग करने का लाइसेंस यानी अधिकार प्रदान करती है। मताधिकारी लाइसेंस से मिलता जुलता तो है, लेकिन दोनों में एक प्रमुख अंतर यह है कि लाइसेंस का प्रयोग वस्तुओं के उत्पादन व विनिमय के लिए किया जाता है, जबकि फ्रेंचाइजी का उपयोग सेवाओं के संदर्भ में किया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति से अधिक कठोर होता है। यानी विशेषाधिकार यानी मताधिकार में जो प्रदान करता है वो प्राप्तकर्ताओं को व्यवसाय का प्रचालन किस प्रकार से करना है इस संदर्भ में सख्त नियम व शर्तें बनाकर देते हैं। इन दो अंतरों को छोड़कर मताधिकार व अनुज्ञप्ति लाइसेंस मुख्यतः एक जैसे ही हैं। दोनों अंतरों को एक बार फिर से देखते हैं। मताधिकार सेवाओं के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, जबकि लाइसेंस वस्तुओं के लेन देन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर, मताधिकार में जो मताधिकार प्रदान करता है वो प्राप्तकर्ता के लिए बड़े कठोर नियम व शर्तें रखते हैं ताकि वह पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें कि जो प्राप्त करता है वो व्यवसाय किस प्रकार चला रहे हैं। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में कुछ लाभ व कुछ सीमाएं फर्मों को मिलती हैं। यदि हम लाभों की बात करें तो इसके अंदर पूंजी लगाने का काम अन्य देश के लाइसेंस प्राप्तकर्ता का होता है। ऐसे में प्रदानकर्ता को अधिक पूंजी लगानी नहीं पड़ती। इसीलिए बहुत कम विदेशी निवेश के कारण फ्रेंचाइजर या लाइसेंस प्रदानकर्ता को हानि का ज्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता। इसके अलावा अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी से तब तक पूर्व निर्धारित फीस का भुगतान मिलता रहता है जब तक कि व्यावसायिक इकाई में उत्पादन या विक्रय होता रहेगा। यानी कि जब तक वह लाइसेंस प्राप्तकर्ता व्यवसाय कर रहा है तब तक प्रदानकर्ता को बदले में फीस मिलती रहेगी। इसके अलावा बाहरी देश के व्यवसाय का प्रबंध अनुज्ञप्ति धारक या फ्रेंचाइजी के द्वारा होता है, जो कि उस देश का स्थानीय व्यक्ति होता है। तो उसे उस देश के बाजार व व्यावसायिक तौर तरीकों की अच्छे से सूचना व जानकारी होती है, तो वह उस देश में व्यवसाय बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यदि हम सीमाओं की बात करें तो लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी या मताधिकार धारक जब आधिकारिक वस्तुओं के विनिर्माण व विपणन में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो कई बार वो उसी प्रकार के सामान खुद एक अलग नाम से बनाकर बेचने लगते हैं।
इस प्रकार की नकल लाइसेंस प्रदानकर्ताओं के लिए नुकसानदायक होती है। इसी प्रकार व्यापार के रहस्यों को यदि भली प्रकार से गुप्त नहीं रखा गया तो विदेशी बाजार में दूसरों को हमारे व्यापारिक रहस्यों का ज्ञान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अवधि के पश्चात लाइसेंस दाता या फ्रेंचाइजर व लाइसेंस धारक या फ्रेंचाइजी के बीच कई बार खातों के रखने, रॉयल्टी के भुगतान करने, वस्तुओं की गुणवत्ता आदि के मानकों का पालन करने से जुड़े कई मामलों में मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन सीमाओं के कारण कई बार फर्में इस रास्ते को भी नहीं चुनती, वो एक अन्य रास्ता अपनाती हैं जिसे हम संयुक्त उपक्रम के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त उपक्रम का अर्थ है दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के बीच उनके संयुक्त स्वामित्व में एक फर्म की स्थापना करना। दो स्वतंत्र फर्में मिलकर आपस में एक संयुक्त फर्म की स्थापना करती हैं। यह संगठन का वह स्वरूप है जिसमें एक लंबी अवधि के लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है। एक संयुक्त स्वामित्व वाले उपक्रम को तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला, जिसमें कोई विदेशी निवेशक या कंपनी किसी स्थानीय कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ले। दूसरा, कोई स्थानीय फर्म किसी विदेशी फर्म में हिस्सा खरीद ले। व तीसरा, विदेशी व स्थानीय उद्यमी दोनों ही मिलकर एक नए उद्यम की स्थापना कर ले। यानी पहले में कोई विदेशी फर्म किसी स्थानीय फर्म में हिस्सा खरीद सकती है, दूसरे में स्थानीय फर्म विदेशी फर्म में हिस्सा खरीद सकती है, व तीसरे तरीके में कोई किसी में हिस्सा ना खरीद के बल्कि दोनों फर्में साथ मिलकर एक नए फर्म का निर्माण या स्थापना करती है। इसके कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, इस प्रकार के उपक्रमों में समता पूंजी में स्थानीय साझेदारी का भी योगदान होता है, यानी विदेशी फर्म को स्वयं सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता, स्थानीय हिस्सेदारी भी होती है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय फर्म पर इसका भार कम पड़ता है। दूसरा, संयुक्त उपक्रमों के कारण बड़ी पूंजी या श्रम शक्ति वाली योजनाओं को क्रियान्वित करना आसान हो जाता है। यानी यदि कोई बड़ी परियोजना है, उसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी व श्रम शक्ति व कार्यभार चाहिए, तो उसे एक फर्म ना करके बल्कि दो फर्म मिलकर करती हैं तो भार कम हो जाता है। तीसरा, विदेशी इकाइयों को स्थानीय साझेदार के मेहमान देश की प्रतियोगिता स्थितियों, वहां की राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों, संस्कृति आदि की जानकारी आसानी से मिल जाती है। यदि हम सीमाओं की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि जो विदेशी फर्में इसमें हिस्सा लेती हैं वो अपनी प्रौद्योगिकी व व्यापार के राज या रहस्य अन्य फर्मों के साथ बांटती हैं, जिससे उन रहस्यों के गलत उपयोग किए जाने का भय भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के उपक्रमों में भी विरोधाभास व मतभेदों की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसीलिए कई कंपनियां या फर्म संयुक्त उपक्रम को छोड़कर एक अन्य रास्ता अपनाती हैं, जिसमें वो संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां शुरू कर देती हैं। यानी इसमें कोई एक बड़ी फर्म या कंपनी खुद निवेश करके अपनी सहायक कंपनी के रूप में पूर्ण स्वामित्व के साथ एक नई कंपनी की शुरुआत करती है। ये उन कंपनियों की पसंद होती है जो विदेशों में अपने व्यवसाय के परिचालन पर पूर्ण नियंत्रण पाना चाहते हैं। ऐसे में संयुक्त उपक्रम या लाइसेंस आदि उनके लिए सही रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसमें पूरा नियंत्रण उनके पास नहीं रहता। तो वो स्वयं ही अन्य देश में अपनी एक कंपनी को शुरू करते हैं जिसमें 100% पूंजी निवेश वो खुद करते हैं। संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना भी दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, इसमें हम विदेशों में बिल्कुल ही नई कंपनी स्थापित कर सकते हैं, इसे हरित क्षेत्र उपक्रम भी कहा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि हम किसी दूसरे देश में काम कर रही पहले से स्थापित कंपनी या संगठन का पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लें, उसमें पूरी पूंजी खुद खरीद लें और उसके 100% के मालिक बन जाए। इसके लाभों का यदि जिक्र किया जाए तो सबसे पहला तो यह है कि जनक कंपनी को उस अन्य देश में अपनी क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण प्राप्त होता है। दूसरा लाभ यह है
कि यह कंपनी विदेशी सहायक कंपनी के प्रचालन पर नजर रख सकती है और व्यापारिक राज भी दूसरों को, बाहर के लोगों को बताने नहीं पड़ते। यदि हम सीमाओं की चर्चा करें तो क्योंकि इसमें पूरा 100% का निवेश जनक कंपनी को करना पड़ता है, तो इसमें निवेश की अधिक आवश्यकता होती है और निवेश अधिक करने के कारण हानि व उससे जुड़े हुए अन्य जोखिम भी उस कंपनी को स्वयं ही उठाने पड़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के कुछ मुख्य तरीकों पर चर्चा की है। अब हम इसमें से जो सबसे आम व सबसे प्रसिद्ध प्रक्रिया है उसको बहुत विस्तार में देखेंगे। उस प्रक्रिया को हम आयात निर्यात के नाम से जानते हैं। अब आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का सबसे पसंदीदा या प्रसिद्ध या आम तरीका है। हालांकि आयात निर्यात की प्रक्रिया बहुत लंबी व जटिल होती है, फिर भी आयात निर्यात निवेशकों या व्यवसायियों में बहुत प्रसिद्ध पाया जाता है। तो आइए आयात निर्यात से जुड़े हुए प्रमुख प्रक्रियाओं की बात करें। इसमें हम पहले निर्यात की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे और फिर हम आयात प्रक्रियाओं पर आएंगे। निर्यात प्रक्रियाओं की शुरुआत होती है पूछताछ करने व निर्ख भेजने से। अर्थात मान लीजिए मैं एक निर्यातक हूं, मेरा काम तब शुरू होगा जब कोई उपभोक्ता यानी आयातक किसी अन्य देश से मेरे उत्पादों के बारे में पूछताछ यानी इंक्वायरी करेगा। जब कोई इच्छुक उपभोक्ता मेरे जैसे उत्पादों को खरीदना चाहता है तो वह ऐसे अनेक फर्मों से पूछताछ करते हैं। तो जब मेरे पास ऐसी इंक्वायरी आएगी तो मैं उन्हें अपने उत्पादों की सभी जानकारी भेजूंगा, जिसे पढ़कर दूसरे चरण में जो उपभोक्ता है वो आदेश प्रदान करेंगे। तो मुझे एक निर्यातक के तौर पर वस्तुओं के निर्यात का आदेश प्राप्त होगा। अब जब मेरे पास आदेश पत्र है, यानी मुझे पता है कि एक उपभोक्ता है किसी देश में जो मेरे उत्पाद खरीदना चाहते हैं, तो अब मुझे उनके उत्पादन की तैयारी करनी है। इसके लिए हम पहले तो यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं हम उत्पादन कर दें और वह आयातक हमें धोखा दे जाए तो हमारा नुकसान जो है उसकी भरपाई कैसे होगी। इसके लिए हम उस आयातक के साख की जांच करेंगे और उस आयातक से एक गारंटी पत्र प्राप्त करेंगे जो कि वह आयातक अपने वहां किसी बैंक से बनाकर हमें देगा, जहां पर उस आयातक का बैंक हमें यह गारंटी देगा कि हमारे उत्पादों के मूल्य का भुगतान हमें उनकी तरफ से मिल जाएगा। इसके पश्चात यदि हमें गारंटी पत्र मिल गया, यानी हम भुगतान के लिए सुनिश्चित हो गए, तो अब चौथे चरण में हम निर्यात की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, यदि हम पहली बार निर्यात कर रहे हैं, तो हमें निर्यात का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके लिए पहले तो हमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी बैंक में एक खाता खुलवाना होगा। फिर हमें विदेशी व्यापार महानिदेशालय अथवा क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयात निर्यात कोड नंबर प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात एक उपयुक्त निर्यात संवर्धन परिषद के यहां पंजीयन कराना होगा। दरअसल हमारे देश में अनेक तरह तरह के उत्पादों व उनसे जुड़े हुए निर्यात के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग संगठन या परिषद बने हुए हैं। यह अनिवार्य माना जाता है कि कोई भी निर्यातक अपने क्षेत्र से जुड़े हुए उपयुक्त परिषद के पास पंजीकरण करवाए। इसके पश्चात जब एक बार ये सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, तो हमें अपने उत्पादन के माल को तैयार करने के लिए पहले वित्त प्राप्त करना होगा। यदि हमारे पास वित्त नहीं है तो वित्त का प्रबंधन हो जाने के बाद हम वस्तुओं का उत्पादन शुरू करेंगे। वस्तुओं का उत्पादन हो जाने के बाद हम जिस जहाज या जिस बंदरगाह पर, जिस जहाज के माध्यम से अपने सामान या उत्पाद को भेजना चाहते हैं, वहां पर जहाज के लदान का परीक्षण किया जाएगा। फिर हमें उत्पादन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके पश्चात बंदरगाह पर जो स्थान जहां पर हमारा जहाज होगा और जहां से हमारे उत्पाद या हमारी वस्तुएं निकलकर अन्य देश में जाएंगी, वहां से एक पत्र हमें प्राप्त करना होता है जिसे हम
उद्गम प्रमाण पत्र कहते हैं। इसकी आवश्यकता दरअसल कई देशों में की जाती है। कई देशों के आयातक वहां मिलने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निर्यातक से यह अनुरोध करते हैं कि वह एक उद्गम प्रमाण पत्र दे, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वो वस्तुएं किस देश के किस बंदरगाह से उद्गमित हुई है। इसके पश्चात जहाज में यदि हमारा स्वयं का जहाज नहीं है, जो कि सामान्यतः नहीं होता, तो एक ही जहाज में अनेक फर्मों का सामान जाता है। हमें अपने फर्म के उत्पादों के लिए जहाज में स्थान आरक्षित करना होगा। स्थान आरक्षित करने के बाद जब हम इस बात को सुनिश्चित कर चुके हैं कि हमारे पास एक बंदरगाह के एक जहाज का स्थान सुनिश्चित है, तब हम अपने माल को पैकिंग करना शुरू करेंगे। उसके बाद उसे उस बंदरगाह के जहाज तक भेजेंगे। इसके पश्चात वस्तुओं को भेजने से पहले उनका बीमा भी करवाया जाता है, क्योंकि कई बार समुद्र के रास्ते जाते वक्त वस्तुओं में किसी भी प्रकार के जोखिम का खतरा हो सकता है। उससे बचने के लिए वस्तुओं का बीमा करवाना भी समझदारी माना जाता है। बीमा मिल जाने के बाद हम कस्टम विभाग से अनुमति प्राप्त करेंगे। फिर हम जहाज के कप्तान की रसीद प्राप्त करेंगे, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जहाज के कप्तान ने यह देख लिया है कि हमारी ये वस्तुएं उसके जहाज में जा चुकी हैं। इस रसीद को मेट्स रसीद भी कहा जाता है। फिर हम जहाज के भाड़े का भुगतान करेंगे और वापस आकर अब हम बीजक यानी इनवॉइस बनाएंगे। मेट्स रसीद प्राप्त करने के बाद हम जहाज के भाड़े का भुगतान करते हैं। इसके बाद जब हमारे उत्पाद हमारे देश से निकलकर अब दूसरे देश या आयातक तक पहुंचने के रास्ते में हैं, तो हमें प्रतीक्षा करनी है कि जब आयातक उन उत्पादों को प्राप्त कर लेगा तो वह वहां से हमें भुगतान करेगा। इसके लिए हम पहले तो एक बीजक यानी इनवॉइस बनाते हैं, जिसे हम बिल के नाम से भी जान सकते हैं। जब तक आयातक को वस्तुएं प्राप्त हो, हम उसे यहां से वो बीजक या इनवॉइस भेज देते हैं। इसके पश्चात आयातक अपने वहां पर औपचारिकताओं को पूरा करके हमें भुगतान कर देता है। इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया का समापन हो जाता है। जहां एक तरफ यह प्रक्रिया निर्यातक के पास होती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी प्रक्रियाएं आयातक भी अपने वहां पर करते हैं। यदि हम आयातक की प्रक्रियाओं की बात करें तो इसे आप निर्यातक की प्रक्रियाओं में पड़े हुए बिंदुओं से तुलना करें तो आप काफी कुछ मिलता जुलता भी पाएंगे। जैसे कि आयातक की प्रक्रिया शुरू होती है पूछताछ करने से। इसके बाद जब निर्यातक अपने वस्तुओं की जानकारी उन्हें भेजते हैं तो आयातक आदेश प्रदान करते हैं। फिर निर्यातक के मांगने पर आयातक अपने बैंक से गारंटी पत्र प्राप्त करके उन्हें भेजते हैं। इसके पश्चात विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन हो जाने के बाद आयातक को वित्त की व्यवस्था करनी है। इतना करने के बाद बाकी चीजें निर्यातक को अपनी तरफ से करनी होती हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा। निर्यातक जब अपनी औपचारिकताएं पूरी करके वस्तुओं को वहां से प्रेषित कर देते हैं तो उन्हें भेजे जाने की सूचना यहां आयातक को प्राप्त होती है। फिर जब वस्तुएं आयातक के देश के बंदरगाह पर पहुंचती हैं तो आयातक को वहां के आयात प्रलेखों से वस्तुओं को छुड़ाना होता है। वस्तुओं को छुड़ाने के बाद जब माल का आगमन होता है तो आयातक को सीमा शुल्क का भुगतान करना है। सीमा शुल्क का भुगतान हो जाने के बाद जब वस्तुएं आयातक के पास पहुंच जाती हैं तो वह निर्यातक को उनके मूल्य का भुगतान कर देते हैं। इस प्रकार आयातक और निर्यातक दोनों अपने अपने छोर पर अपनी प्रक्रियाओं को और सभी चरणों को विस्तार पूर्वक पूरा करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे आयात और निर्यात एक लंबी प्रक्रिया है। इस कारण कई लोग इससे दूर तो रहते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा आयात निर्यात के व्यवसाय में लगे हुए हैं, क्योंकि आयात निर्यात के अपने ही लाभ हैं। इसमें निवेश अन्य तरीकों की तुलना में कम करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आयात और निर्यात की प्रक्रिया काफी जटिल है। इस कारण कई लोग इससे बचते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का सबसे बड़ा स्वरूप भी है। अनेकों लोग इस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, क्योंकि कम निवेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके अच्छा लाभ कमाने का यह बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी तरीकों को
चर्चा करके विस्तार पूर्वक समझ के खत्म किया वह आयात निर्यात, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में समझा। हमने आपको इस प्रक्रिया के चरणों को संक्षिप्त में बताया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे अपनी पुस्तक से और विस्तार में पढ़ें व इसके चरणों को याद रखने की कोशिश करें। अगले भाग में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न देश अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाते हैं, वह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी संगठनों का निर्माण करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।